पढ़िएगा। हैं? एनसीईआरटी का बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, लगता है कि शुरू कर ही देंगे एडीओ के एग्जाम के बाद। 1-1.5 घंटा पढ़ाएंगे उसमें, 1.5 घंटा लगभग। सब एकदम आइसक्रीम खा रहा है बाहर में बैठ। चलिए, आज होगा प्रकाश, लाइट। ठीक है, आज प्रकाश होगा। देखिए, ये टॉपिक ना पूरे ये भी तरह एक तरह से समझिए कि समझने वाला है पूरा टॉपिक, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है इससे, है ना। तो एकदम लाइन बाय लाइन देखेंगे और लाइन बाय लाइन समझने का भी प्रयास करेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि वो वैज्ञानिक का नाम ये सब आजल दिया है, लेकिन बाकी कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। उसके बाद जिसे हम कहेंगे प्रकाश, तो प्रकाश सबसे पहले क्या है, यह हम कह सकते हैं कि ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा। और कहता है कि कई वैज्ञानिकों का मत है कि जो प्रकाश है वह कहता है कि कण के रूप में भी है और तरंग के रूप में भी मौजूद है। तो कण और तरंग दोनों रूप में। अब देखिएगा, किसी भी चीजों को हम देखते हैं ना, कोई भी चीज अगर देखते हैं तो देखिएगा, एक प्रदीप्त वस्तुएं होता है, एक अप्रदीप्त वस्तुएं होता है। यानी कि जो खुद के प्रकाश से चमकता है। अगर हमारे आंख में अपना खुद का प्रकाश होता तो क्या लाइट का जरूरत पड़ता, क्या नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं कि लाइट का जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन क्या आंख का अपना प्रकाश है? नहीं। तो जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है वहां से हमारे आंख तक रिफ्लेक्ट होता, उसके बाद उसका छवि हमारे मस्तिष्क तक क्या होता, पहुंचता है। और यह आभास होता है किस प्रकार का इमेज है। जिस रंग को परावर्तित करेगा वही कलर आपको दिखेगा। अगर काला कर रहा है इसका मतलब सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अगर हम कह सकते हैं व्हाइट कर रहा है तो इसका मतलब सबको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। पीला दिख रहा है, पीला को परावर्तित कर रहा है। अगर हरा दिख रहा है तो हरा को रिफ्लेक्ट कर, जो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर हमको क्या होगा, दिखाई देगा। अलग अलग माध्यमों में, जैसे कि हम पढ़े थे क्या, शुरुआती दौर में हम ध्वनि पढ़े थे। तो ध्वनि का ये जो पढ़े थे ध्वनि का सिस्टम, उसमें बोले थे कि माध्यम का, अगर माध्यम का सघनता बढ़ रहा था तो ध्वनि का स्पीड भी बढ़ रहा था। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं है। अगर कहता है कि हम माध्यम की सघनता बढ़ेगा, याद रखिएगा, अगर माध्यम के सघनता, माध्यम के यह सघनता अगर बढ़ेगा, सघनता क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल उसमें क्या होगा, प्रकाश की यह चाल जो है, प्रकाश की चाल उसमें क्या होगा, यह घट जाएगा। तो जो जितना सघन माध्यम होगा उसमें प्रकाश का यह चाल उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो कई तमाम कारकों पर डिपेंड करता है। आगे हम देखते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अभी हम लोग चर्चा किए कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। इसका ज्ञान हमें यह आंखों से, हम कहते हैं कैसे पता चलेगा कि प्रकाश है कि नहीं है, इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता। लाइट ऑफ कर देंगे अंधकारमय हो जाएगा, लाइट ऑन कर दिए प्रकाशमय हो गया। तो लाइट, इसका अनुभूति हमको कैसे हुआ, आंख से। आंख से ही ना इसका अनुभूति, जब चीजों पर प्रकाश पड़ने लगा तो हम कह सकते हैं चीजें दिखने लगा। आंखें पे मार देंगे तो दिखेगा, तब कुछ नहीं, चकाचौंध हो जाएगा। हम कह सकते हैं प्रकाश तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी गमन करता। यहाँ कहता है कि इसकी अनुभूति कैसे होता, आंखों से होता है। इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता। जो हम कह सकते हैं प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता वह कितना से कितना, 3900। इसका तरंगदैर्घ्य का रेंज याद रखिएगा, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के कितना, यह 7800 एंगस्ट्रम, 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो यह प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता
वह 3900 से कितना सन 1637 में दरकाते ने प्रकाश के कणिका मॉडल प्रस्तुत किया स्नेल के नियम के व्युत्पन्न। अब कहता है कि जो प्रकाश है यदि का यह एक छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में दर्शाया है, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में दर्शाया है। इसका मतलब है दरकाते साहब ने कहा कि जो प्रकाश है वह कण के रूप में, क्या है, कण के रूप में। फिर 1678 में डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगन्स ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह कहता है कि नहीं, यह क्या होता है, तरंग के रूप में क्या होता है, संचरित होती है। यह बात बताया किसने, क्रिश्चियन हाइगन्स। याद रखिएगा, एक दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एक है दरकाते और एक है कौन सा, क्रिश्चियन हाइगन्स। क्रिश्चियन हाइगन्स, दरकाते साहब ने क्या कहा कि प्रकाश यह कण के रूप में, और क्रिश्चियन हाइगन्स ने क्या कहा, प्रकाश तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में। और कहते हैं कि जब थॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधी सिद्धांत का प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति क्या होता है, तरंगबद्ध। इसका मतलब यह हुआ कि व्यतिकरण से जो प्रकाश का, अभी सारा चीज आगे हम पढ़ेंगे, व्यतिकरण की घटना किसको कहते हैं। सिर्फ अभी इतना ही समझना है कि जो व्यतिकरण की घटना है, देखिएगा व्यतिकरण की घटना है, इससे यह प्रमाण मिलता है कि प्रकाश तरंग के रूप में, देखिएगा प्रकाश किस रूप में, यह तरंग के रूप में, तरंग के यह रूप में संचरित होती है। यह प्रमाणित कर दिया थॉमस यंग ने। किसने, थॉमस। तो दो व्यक्ति, दरकाते ने अनुमान लगाया, हाइगन्स ने अनुमान लगाया। दरकाते कहा था कि कणिका कण के रूप में प्रस्तुत करता, और कहता है कि क्रिश्चियन हाइगन्स ने कहा तरंग के रूप में। इसकी पुष्टि प्रथम बार थॉमस यंग ने, किसने, किस सिद्धांत के माध्यम से, व्यतिकरण, व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग द्वारा यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि जो प्रकाश है वह व्यतिकरण, यानी कि व्यतिकरण जो है प्रकाश के तरंग होने की पुष्टि करता है। व्यतिकरण की घटना प्रकाश के तरंग होने की पुष्टि करता है। सन 1850 में फूको द्वारा फिर प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया कि प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से यह कम होता, जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल कम होता। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रतिगुप्ति की पुष्टि हो गया। अब कहता है कि इसका अलग अलग माध्यम में चाल कहता है कि अलग अलग, इसका नाम है क्या, फूको। फूको यह कहता है कि जो द्रव है, द्रव है और एक क्या है, वायु है, यानी कि वायु को हम गैस कह सकते हैं और द्रव को हम क्या कह सकते हैं, जल कह सकते हैं। द्रव को क्या कह सकते हैं, जल कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो जल है, जल है। अब कहता है कि जल से ज्यादा प्रकाश का स्पीड जो होगा वह किसमें होगा, वायु में। चूंकि कहता है कि माध्यम में सघनता बढ़ने से इसमें अवरोध, रुकावटें आती है, और कहता है कि वह, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल उसमें क्या होता, घट जाता। यह बात किसने कहा, फूको ने। और कहता है कि तरंग सिद्धांत तरंग निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है, इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। यह संबंधी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत यह प्रस्तुत करने पर हो पाया। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंग परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के संबद्ध है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता, और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण कर सकता। हम कह सकते हैं कि एक कहते हैं ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यह क्या होता है, गमन करता। यह सन है और यह अर्थ है। हम कह सकते हैं कि सन निर्बाध से होकर के, यानी कि एक दिखेगा ऊर्जा का जो प्रवाह होता था, विकिरण से माध्यम से भी ऊर्जा का क्या होता है, संचरण होता। तीन नियम बताए थे, कौन कौन सा, संवहन का तीन नियम बताए थे ना। पहला संवहन था, दूसरा कौन सा, चालन, और तीसरा विकिरण। हम कहेंगे विकिरण में बिना माध्यम को गर्म किए हुए उष्मा का संचरण कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, विकिरण।
संवहन में क्या बताए थे, कण के स्थानांतरण के साथ साथ ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा था। और चालन में क्या बताए थे, कण के स्थानांतरण किए बिना ऊष्मा का स्थानांतरण, उसको हम चालन देते। यहाँ पर कहता है कि जो निर्वात में यह जो लाइट का वेग होता, एक तो हम कहेंगे 3 × 10⁸ सब भुला गए, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाइट का वेग नहीं है निर्वात में, कितना होता है? क्या मतलब कौन सी टेंशन है आपको, बहुत टेंशन में लग रहे हैं आप। शादी ब्याह का टेंशन है? शादी विवाह का टेंशन लीजिए बाद में, नौकरी के बाद ना शादी होगा। चलिए, इसके बाद है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। प्रकाश के केवल कुछ गुणों को यह व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवन। ये जितना घटना देख रहे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन, अगर हम परावर्तन की बात कर लें, यह कौन सा, यह परावर्तन की बात कर लेंगे। और कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन की बात कर लेंगे, या अपवर्तन की बात कर लेंगे। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन की बात कर लेंगे, सीधी रेखा में यह गमन की बात कर लेंगे। प्रकाश का विवर्तन की बात कर लेंगे, अभी सारा घटना को हम लोग देखेंगे आगे में। और प्रकाश का व्यतिकरण की बात करेंगे, व्यतिकरण की अगर हम बात करेंगे, और प्रकाश का ध्रुवन की बात करेंगे। यह जितना घटना है, यह सबको प्रकाश के तरंग के रूप में परिभाषित कर, किस रूप में, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का हम कह सकते हैं सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और कहते हैं कि प्रकाश का ध्रुवन। ये सब प्रकाश को तरंग के रूप में देखिएगा। सीधी रेखा में क्या होता है कि जैसे कोई प्रकाश अगर आ रहा है, बीच में अगर हम कह सकते हैं कि हम मोबाइल रख देंगे, इस प्रकार से मोबाइल रख देंगे या कोई बोतल रख देंगे, इधर से प्रकाश डालेंगे, तो क्या हम यह कह सकते हैं, क्या इधर से प्रकाश डालने के बाद यह अवरोध आ जाएगा, कुछ कणों को यह रोक लेगा, अपारदर्शी कर देगा, तब इसका परछाई सामने बनेगा, बनेगा ना। हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से, यानी कि यह सीधी रेखा में गमन प्रकाश का सिद्धांत तब परिभाषित होता है जब उसकी परछाई बनता है। और देखिएगा व्यक्तियों का भी परछाई बनता, हर एक अपारदर्शी वस्तु का परछाई आपको देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि अब देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, क्या होती है, अनुप्रस्थ। और कहता है कि प्रकाश का तरंगे यह अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे क्या होता है, अनुप्रस्थ, क्या होता है, अनुप्रस्थ। अब देखिएगा अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, तो दोनों देखिएगा, एक था सघन विरल, सघन विरल, सघन विरल, सघन विरल, सघन विरल, और एक था यह ये वाला, ये था ना, दो चीज बताए थे। अब आप लोग बताएंगे कौन सा अनुप्रस्थ था, कौन सा अनुदैर्घ्य था। ऊपर वाला क्या था, अनुदैर्घ्य, और नीचे वाला अनुप्रस्थ। इसका मतलब है कि तरंग के रूप में यह संचरित करता है कौन सा, प्रकाश। प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ। प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध यह करता है कि प्रकाश तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ है। तो प्रकाश का ध्रुवण यह सिद्ध करता है कि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी, ये सब तो हम कह सकते हैं कि यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता, परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब क्या चीज प्रदर्शित किया कि प्रकाश जो है वह क्या होता है, तरंग के रूप में संचरित होता। लेकिन कहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन होता है, प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन होता है। देखिएगा प्रकाश क्या होता है, यह सीधी रेखा में गमन होता है, यह क्या करता है, तरंग के रूप में, किस रूप में, तरंग। लेकिन कहता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश है वह कहता है कि अनुप्रस्थ तरंग है। यह क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। यह बात किसने सिद्ध किया, ध्रुवन। प्रकाश के ध्रुवन की घटना यह सिद्ध करता है कि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ। प्रकाश कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, हम कह सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश
या विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत या प्रभाव, और हम कह सकते हैं एक है क्रॉम्पटन प्रभाव। कौन सा? या क्रॉम्पटन प्रभाव, ये क्रॉम्पटन सिद्धांत। ये सब कहता है कि प्रकाश का कुछ ऐसे गुण होता है जो तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाता, ये सब कण के गुण को प्रदर्शित करता है। इसीलिए से कहते हैं लाइट जो है ना, प्रकाश जो है वह ड्यूअल नेचर का होता, दो नेचर होता है उसका, तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी गमन करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्रॉम्पटन प्रभाव के सिद्धांत व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश के कण की प्रकृति को प्रकट करता है। अभी तुरंत हम बताए, परावर्तन हो, सीधी रेखा में गमन हो, या व्यतिकरण हो, विवर्तन हो, प्रकाश का ध्रुवन हो, यह सब तरंग की परिभाषा देता। दो घटना प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव, यह प्रकाश के तरंग गुण को नहीं, कण गुण को प्रदर्शित करता है। कौन सा? कण, यानी कि प्रकाश कण के रूप में गमन करता, यह हम कहेंगे प्रकाश का विद्युत प्रभाव और प्रकाश का क्रॉम्पटन। तो यह दो सिद्धांत की बात कर। इसके बाद है प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। इसके अनुसार यह कहता है कि ऊर्जा प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। जो हम यह देख रहे हैं ऊर्जा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो ऊर्जा का इंडिकेट करवा रहा है, कि छोटे छोटे, यह हम कह सकते हैं कि यह बंडलों के रूप में, पैकेटों के रूप में चलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। तो इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। और आज प्रकाश के कुछ घटना में तरंग और कुछ कण में कहता है कि माना जाता है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि प्रकाश के दोहरी प्रवृत्ति होती है। प्रकाश का दोहरी प्रवृत्ति कौन कौन सा? तरंग और कण, तरंग और कण। और कहता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण या द्वैत व्यवहार करता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब कोई पदार्थ धातु या अधातु या ठोस या गैस के किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता, तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे देखिएगा प्रकाश आया, इस प्रकार से गमन, अभी बोले थे कि कौन सा तरंग होता? कौन होता है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य बोल देते हैं। तो अनुप्रस्थ, जैसे यह देखिएगा धातु की सतह से टकराया, धातु की सतह से टकराने के बाद यह कहता है कि इसके ऊर्जा को अवशोषित करता, और कहता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। हम कहेंगे इसी प्रभाव को विद्युत या प्रभाव कहते हैं, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इससे जैसे टकराया तो ऊर्जा अवशोषित किया, और कहता है कि इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता, इसे सिद्धांत को हम कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहेंगे? इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश या इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सन 1887 में एच हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या हुआ था? व्याख्या किया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किसने? तो दो चीज यहाँ पर समझ में आया। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, हम कहेंगे प्रकाश जब निकलती है वह छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में ऊर्जा निकलता है, जिन्हें ही हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। और कहता है कि जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, जब कहता है ये किसी धातु से, ठोस या द्रव चीजों से टकराता है, इसके ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता, जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया उसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कहता है इस घटना को प्रकाश विद्युत या प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। फिर कहेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1921 में प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो है व्याख्या के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम कहेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन 1921 में प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए यह कौन सा भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
निर्वात में प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले कब, यानी कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग है, देखिएगा निर्वात में जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का अगर हम वेग की बात करेंगे, इसकी गणना किया था रोमर ने। किसने? रोमर। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता, इसकी गणना किसने किया? रोमर। और यह कहता है कि वायु यह निर्वात दोनों में लगभग कहता है कि समान होता, 3 × 10 के पावर यह 8 मीटर प्रति सेकेंड होता। देखिएगा प्रकाश का चाल या तो निर्वात में कह दें या फिर कह दें वायु में, दोनों में लगभग क्या होता है? एक समान होता। और वह कितना होता? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। वायु अब करें कि प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होगा? यह कम माना जाता। अब देखिएगा अगर हम कहेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल u, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या, यह u की बात करते हैं। अगर हम u की बात करते हैं तो c बटा लिखता है यह म्यू। तो म्यू जो है ना, c तो आप लोग समझते हैं, c जो होगा यह निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में यह प्रकाश के चाल है, निर्वात में प्रकाश के चाल। और हम कहेंगे जो म्यू है वह माध्यम का अपवर्तनांक है। माध्यम का क्या है? यह अपवर्तनांक है। माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक है। इसका मतलब देखिएगा जो v है यह प्रोपोर्शनल 1/म्यू के होगा ना। इसका मतलब है कि माध्यम का अपवर्तनांक नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, देखिएगा जो माध्यम में हम कहेंगे प्रकाश की चाल है, वह कहता है कि इसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? घटेगा। अगर अपवर्तनांक घटेगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? बढ़ेगा। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? बढ़ेगा। तो जिस माध्यम का या अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सघन माना जाता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसको उतना ज्यादा सघन माना जाएगा। तो सघन माध्यम में वायु का वेग जो होगा वह क्या होगा? यह प्रकाश का वेग जो होगा वह क्या होगा? कम होगा। और यह रेयर माध्यम जो हम कह सकते हैं विरल माध्यम होगा, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? अधिक होगा। यही यहाँ पर दिया है सूत्र। देखिएगा u बराबर क्या हो गया? यह u बराबर क्या हो गया? यह c बाय क्या हो गया? म्यू। तो म्यू क्या है? माध्यम में प्रकाश के यह जो है यह चाल, यानी माध्यम में प्रकाश के चाल u, और कहता है क्या जो निर्वात में प्रकाश के चाल है वह क्या? c। और ये म्यू जो है वह क्या होता? अपवर्तनांक होता है। क्या होता? अपवर्तनांक। हवा में प्रकाश के चाल दाब, ताप और घनत्व से कहता है कि स्वतंत्र होता। के दाब बढ़ने से ताप, घनत्व ये सब पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिएगा प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कहता है कि कितना? 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16। तो कहीं 8:20 भी दे देगा, कहीं सिर्फ 8 ही देगा, तो यह कोई गलत नहीं है। अप्रॉक्स में कितना होता? 8। जैसे हम देखिएगा अगर हम सूर्य की बात करते हैं, जैसे हम सूर्य की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि सूर्य भगवान यहाँ से लाइट आता है हमारे पृथ्वी पर, यह पृथ्वी है। और हम कह सकते हैं देखिएगा एक सीधे भी आ जाएगा और एक तिरछा भी आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि इसका जो औसतन है ना लाइट के सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता, यह लगभग हम कह सकते हैं कितना? लगभग जो है वह कितना होता है? 8 मिनट का समय लगता है। कितना? 8 मिनट का। तो अलग अलग जगहों पर सूर्य से जो ग्रह जितना ज्यादा नजदीक रहेगा, सूर्य से जो ग्रह जितना ज्यादा नजदीक रहेगा, दूरी कम रहेगा तो पहले पहुंचेगा, दूरी ज्यादा होगा तो लेट से पहुंचेगा। तो अलग अलग ग्रहों के लिए इसका हम कह सकते हैं मान क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग ग्रहों के लिए इसका मान क्या होता है? अलग। अगर हम बात करते हैं चंद्रमा का, कौन सा? चंद्रमा। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना? 1.28। अब चंद्रमा चूंकि उसको भी खुद का प्रकाश है नहीं, तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद चमकता,
तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना 1.28 1.28 अब यहाँ पर वही देखिएगा दिखाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह सूर्य भगवान है, यह सूर्य भगवान है। अब कहते हैं यहाँ से देखिएगा ग्रह का दूरी बढ़ता जा रहा है, जिसे हम देखिएगा सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा होता है, यह बुध होता है। तो बुध में कहता है कि मात्र 3 मिनट का समय लगता है। बुध के बाद बृहस्पति को छोड़ देंगे, वह कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार, यह शुक्र ग्रह होगा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या, वेनस। यहाँ तक पहुंचने में कहता है कितना 6 मिनट का समय लगता है, कितना 6। अब देखिएगा इसका क्रम याद करने का ट्रिक होता है, जैसे कि सूर्य भगवान है, यहाँ यहाँ मान लेते हैं कि सन है। अगर आपका याद नहीं है क्रम, तो इसको क्रम याद करने का ऐसा ट्रिक होता है कि सबसे नजदीक का ग्रह सबको याद रहता है, क्या होता है, बुध होता। बुध के बाद एक एक दिन छोड़ते जाइए, तो बुध के बाद बृहस्पतिवार को नहीं लेना है, वह क्या लेना है, शुक्र को लेना है, शुक्र को लेना है। तो बुध के बाद हो गया शुक्र, शुक्र के बाद देखिएगा शनिवार, शनिवार को नहीं लेना है। संडे पृथ्वी पर मना लेना, संडे कहाँ पर, पृथ्वी पर। हम कहेंगे इसके बाद हो जाएगा कौन सा, पृथ्वी। संडे मना लिए। अब सोमवार नहीं होगा, मंगल होगा, कौन सा, मंगल। फिर मंगल के बाद बुध होगा, नहीं, बृहस्पतिवार होगा, कौन सा, यह बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या होगा, अब कहता है कि शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से, चूंकि शुक्रवार फिर लेंगे नहीं, अब शनि लेंगे, और शनि के बाद हम कह सकते हैं उधर क्या होगा, अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। इस प्रकार से क्रम याद रखिएगा, बस दिमाग में के रखना है संडे कहाँ मनाना है, पृथ्वी पर। उसके बाद एक एक दिन के गैप करके आप लिख देंगे, लास्ट वाला याद रहता है अरुण और वरुण, है ना। तो जिस प्रकार से ग्रह का दूरी देखिएगा बढ़ रहा है, उसको समय ज्यादा लग रहा है। हम कह सकते हैं कि सबसे नजदीक कौन सा था, बुध। बुध को कितना 3 मिनट, बुध तक प्रकाश पहुंचने में 3 मिनट, और शुक्र तक पहुंचने में 6, और कहता है कि पृथ्वी तक 8। पृथ्वी के बाद कौन सा हो जाएगा, चूंकि संडे मना लिए पृथ्वी पर, हम कह सकते हैं इसके बाद कौन सा होगा, मंगल। मंगल के बाद बुध होगा क्या, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शुक्र होगा, शनि, कौन सा, शनि। फिर कहता है कि अरुण, और कहता है कि वरुण। तो हम कह सकते हैं क्या, देखिएगा 8 मिनट तो लगा आपको कहाँ तक, पृथ्वी तक। फिर कहता है कि सूर्य का प्रकाश अगर मंगल पर जाता है तो 13 मिनट, फिर कहेंगे बृहस्पति पर जाता है तो 43, याद किया। जो हम कह सकते हैं शनि पर जाएगा तो लगभग वहां भी कहता है 43। फिर यूरेनस यानी कि हम कह सकते हैं अरुण पर जाएगा 2 घंटा 40। फिर कहता है कि नेपच्यून जो लास्ट वाला है वह 4 घंटा। तो वो सब याद नहीं रखना है, एक दिमाग में रिकॉल कर लीजिएगा। बस इसको इसीलिए दर्शा दिया ना कि अप्रॉक्स में ध्यान में रहे कि जिस प्रकार से दूरी बढ़ेगा, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं दूरी बढ़ेगा, वह कहता है कि उसका क्या होगा, या प्रकाश के समय जो है पहुंचने में क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं ना है कि आपका घर किसी का 50 किलोमीटर है, किसी का 100 किलोमीटर है, तो पहले यहाँ पटना से निकलेंगे, जिसका नजदीक घर होगा वो ना पहले पहुंचेंगे, जिसका दूरी कम होगा वहां पहले पहुंचेगा। तो सूर्य भगवान भी जिस ग्रह का दूरी कम होगा सबसे पहले वहां पहुंचेगा, उसके बाद पहुंचता। चलिए, इसके बाद कहता है कि हवा में प्रकाश के चाल दाब, ताप या घनत्व से स्वतंत्र होता। प्रकाश का यह वही हो गया 16 मिनट, 8 8 मिनट कितना 16। चंद्रमा प्रकाश के प्रति व्यवहार या के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया। अब देखिए किन किन भागों में बांटा गया, जैसे हम कह सकते हैं कि एक आपका हो गया कौन सा, प्रदीप्त वस्तुएं होता है, एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं, और एक होता है पारदर्शी वस्तुएं होता है। चलिए ठीक है ना। अगर हम कह सकते हैं पहला आपका है प्रदीप्त वस्तुएं, कौन सा, प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं, क्वेश्चन कुछ बोल रहे थे, क्वेश्चन आएगा ही, समझे, ये सब समझने वाला टॉपिक है, बढ़िया भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। हम कहेंगे एक है प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता। सूर्य, तारा, तारा का खुद, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। बल्ब, ये भी अपने खुद के प्रकाश से चमकता है ना। तो हम कह सकते हैं जितना खुद के प्रकाश से चमकता
उसको हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त। जैसे हमारा आंख खुद के प्रकाश से चमकता है, नहीं चमकता है? नहीं, दूसरे के प्रकाश पर। आपका चेहरा खुद के प्रकाश से चमकता है? बोले नहीं, चमकाने के लिए देखो लाइट लगवा ले कि और चमके, है ना? तो हम कह रहे हैं क्या लाइट पड़ने, चूंकि हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं नहीं है, अप्रदीप्त हैं। यानी कि अगर लाइट ना रहेगा तो काला हो जाएंगे, काला काला दिखेंगे। जिस दिन देखिएगा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, अगर गलती से लाइट नहीं जलाते हैं तो अद्भुत अद्भुत लगते हैं। लगे लोग मंगल ग्रह से आया हुआ है, तो काला काला लगेगा। यहाँ पर चूंकि हम लोग के फेस में खुद का प्रकाश नहीं है, यह ये तो कृत्रिम प्रकाश, यह प्राकृतिक। पाउडर और लगा के आपको खड़ा करेंगे ना तो कले देखिएगा, बस ना। जब तक लाइट नहीं पड़ेगा कोई पाउडर काम नहीं करेगा। एक बार लगा खाइएगा और खड़ा करेंगे, आपको फोटो खींचेंगे आपका, ठीक है? हम कह सकते हैं पाउडर लगाने के बाद भी लाइट की आवश्यकता होता है। हम कह सकते हैं या जैसे कि विद्युत बल्ब हो गया, सूर्य का प्रकाश है, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तुएं होती है। इसके बाद है, अच्छा कोई लड़का हो या लड़की हो, रात में कोई पाउडर लगाती है सोने वक्त? है? रात में लगाते हैं? अब पता नहीं, सब हम लोग को पता नहीं, रातों में लोग लगा के सोता है। रात में लोग नहीं लगाता है कुछ भी, क्योंकि कहीं दिखाना नहीं है, अंधेरा में कौन देखने आएगा उसको। हाँ, वीडियो कॉल पर रहिएगा तो भले वो अलग चीज होता है, ठीक है? तो वीडियो कॉल पे क्या है कि वो अगर खराब नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? अब बढ़िया से जिस जगह पर जहाँ पर छेद उद नहीं होगा दीवार में, वहीं जाकर के लोग वीडियो कॉलिंग पे रहता है। देखो अच्छा कमरा में भी रह रहे हैं, जो रियलिटी है रियलिटी दिखाइए, रहेगी तो ठीक है, नहीं तो जाओ, बस है ना। रियल में जो रहे तो ठीक है, नहीं तो जाओ। झूठ एकदम नहीं बोलिए, एकदम ईमानदारी के साथ रहिए, बस है ना। जैसे हैं वैसे ही। थोड़ा बहुत चलेगा। खाना बना रहे हैं तो लगा दीजिए कि देखो खाना बना रहे हैं, और छोटके सिलेंडर में बना रहे हैं, और ओकरों में कभी कभी उल्टा दीजिए कढ़ाइए, तो देखो कितना कष्ट है। स्ट्रगल तो लाइफ का यही है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो हमको लगता है विद्यार्थी जीवन में होता है। ना खाने का ठिकाना, ना क्या करेगा लोग। इतना मेहनत के बाद भी क्वेश्चन पता चलता है कि नहीं बन रहा है ना? बहुत हालत खराब हो जा रही है। तो सोचिए क्या है, बहुत तकलीफ विद्यार्थी जीवन है। घर में रहते ऐसो आराम की जिंदगी रहता, बढ़िया से एगो कमरा में अकेले रूम मिलता, और यहाँ पर 6x6 के कमरा में आधा जीवन बिता दिए। लुसेंटे घटना चक्र में आधा जीवन, 30 32 30 के आसपास तो एकरे में खत्म हो गया। अब 30 साल लोग और जिएगा। अब यो लगता है क्या साल ही खिंचवाएगा, पता नहीं। नहीं, अब जब तक नौकरी नहीं होता है तब तक तो लोग इसे कौन घसते रहता है, सेट मारे। देखिए सुबह विद्यार्थी का जीवन क्या होता है, सुबह उठेगा, सेट मारेगा, कुछ पढ़ेगा, करंट पढ़ेगा, मैथ बनाएगा, फिर सेट बनाएगा, फिर रिवीजन करेगा। कितना टफ शेड्यूल रहता है, कभी सोचिए। और जब आपका सफलता नहीं मिलता, आपके साथ कोई खड़ा, यहाँ तक कि घर वाले खड़ा नहीं होते। वो साफ साफ कहते हैं तुम पढ़वे नहीं किया तो रिजल्ट कहाँ से होगा। आपका मेहनत को कोई नहीं देखता। बात सही नहीं है, बहुत सब विद्यार्थी के साथ ऐसा नहीं है। जैसे आपका 1 नंबर से कम हो गया तो एक, सबका नौकरी कहियो होगा? किसी का, सबका नौकरी कभी हो सकता है? ये तो दिमाग में है ना, गार्जियन भी जानते हैं सबका नौकरी। 1799 लोग ही दरोगा बनेंगे। बीपीएससी में 900 कुछ पोस्ट, 935 है ना एडीओ में, तो 935 लोग नहीं अंतिम रूप से चयनित होंगे। अब सब लोग कहाँ से पास कर जाएगा? उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम, कभी कभी तकदीर साथ नहीं दिया। 10 लाख 11 लाख फॉर्म भरा है, 60% बैठेगा तो कम से कम 6 7 लाख तो बैठ ही जाएगा। ज्यादा मेहनत करना, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से। जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, हम लोग का खुद का फेस हो गया। सब कहता है कि वह खुद के प्रकाश से चमकता है, नहीं है। यह क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से या कोई कृत्रिम प्रकाश से ही चमकता है। फिर कह सकते हैं कि पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट, जैसे हम कहेंगे ना शीशा,
शीशा, कांच जो कहते हैं आर पार दिख जाता है। पानी अगर गंदला ना हो तो आर पार दिख जाता, जिसका आर पार दिख जाए उसको हम कहते हैं क्या? पारदर्शक। क्या कहते हैं? पारदर्शक। वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, ये सब क्या होता है? प्रकाश आर पार निकल जाता है। एक होता है अर्ध पारदर्शक। कौन सा? अर्ध पारदर्शक। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता और कुछ भाग कहता है कि बाहर निकल जाता। ऐसी वस्तु को हम अर्ध पारदर्शक वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध पारदर्शक। जैसे तेल लगा हुआ कागज, देखिएगा तेल लगा हुआ कागज में टॉर्च जलाएंगे या देखेंगे ना लाइट के सामने, कुछ प्रकाश आएगा, कुछ को कहता है कि अवशोषित कर लेता, उसको कहते हैं अर्ध पारदर्शक। क्या कहते हैं? अर्ध पारदर्शक। या इसको पारभासी भी कह सकते हैं। तो पारदर्शक हो गया कि पूरे आर पार हो गया प्रकाश, अर्ध पारदर्शक हो गया, पारभासी हो गया कि कुछ प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को क्या कर दिया? यह पास कर दिया। और कहता है कि एक होता है अप्रदीप्त। कौन सा? अप्रदीप्त। अप्रदीप्त का मतलब होता है वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर दिखाई देता। ये सब हो गया। पारदर्शक भी देख लिए, अर्ध पारदर्शक भी देख लिए, और एक होता है कौन सा? अपारदर्शक। जैसे देखिएगा कोई भी पुस्तक लेंगे, फोन लेंगे, ये सब में टॉर्च जलाएंगे तो क्या आर पार होगा क्या? तो जो पूरी तरह से दीवार है, टॉर्च जलाइए, पीछे भी देखने लगता है क्या? नहीं। ये सब क्या होता है? अपारदर्शक, यानी कि प्रकाश आर पार नहीं होता, उसको कहते हैं क्या? अपारदर्शक। अपारदर्शक वस्तुएं होती है जिससे होकर प्रकाश की किरणें बाहर यह नहीं निकलते, जैसे धातु का, किताब का, या कुछ भी ले लेंगे। देखेंगे यहाँ पर ये पारदर्शक यहाँ पर कुछ बताया गया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, इसको रट जाइएगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। फिर हम कह सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? देखिएगा 10 के पावर 8 सब में कॉमन है, तो उसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लाइट का बात होगा 10 के पावर 8 लगा देना, बाकी एक डिजिट ऐड कर लीजिएगा। लाइट का बात आएगा, प्रकाश का बात, पावर में कितना? 10 के पावर 8। 10 के पावर 8। तो निर्वात में कितना? 3। कांच में 2। कांच में 2। तारपीन के तेल में 2.04, 2.0। जल में 2.25, जल में 2.0। रॉक साल्ट में कितना? 1.96। नायलॉन की बात करेंगे 1.96। नायलॉन 1. निर्वात तेल, निर्वात तेल, निर्वात तेल। कांच, कांच, तारपीन का तेल 2.04, 2.04। जल, जल 2.25। रॉक सॉल्ट 1.96। नायलॉन 1.96। सब में लास्ट में पावर 10 के पावर 8 है। 10 के पावर 8। निर्वात में कितना? 3। निर्वात में 3, निर्वात में 3। कांच में 2। तारपीन का तेल 2.04। जल में 2.25। रॉक सॉल्ट 1.96। नायलॉन 1.96, 1.96, 1. क्या हो गया? जहाँ तारपीन का जो तेल होता है। आगे चलते हैं। प्रकाश का विवर्तन की घटना सामान्यतः कहता है कि यह वाला घटना हमको दिखाई नहीं देता। देख लेते हैं इसको क्या कहता है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश को बहुत छोटे अवरोध के किनारों पर मुड़ करके या उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन, जो हम कह सकते हैं ध्वनि का विवर्तन तो देखता है। जैसे दीवार के बाहर से भी कुछ बोला तो आवाज इधर आ जाता है, लेकिन यहाँ से बाहर से हमको कोई देख सकता है क्या? या बाहर में कौन खड़ा है हम देख सकते हैं क्या? तो कहता है कि यह कम कोटि का। देखिएगा करे कि इस घटना की खोज फ्रॉनहोफर ने किया। प्रकाश विवर्तन अवरोध के आकार पर क्या होता है? निर्भर करता है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश जा रहा है, एक लाइट हम कह सकते हैं किधर से जा रहा है, एक लाइट जा रहा है, और बीच में कोई कहता है कि अवरोध आ गया। बीच में क्या हो गया? कोई यह अवरोध आ जाता है, कोई अवरोध आ जाता, तो प्रकाश के जो है
या मुड़ करके आगे बढ़ने की जो घटना है, मुड़ करके जो आगे बढ़ने की घटना है, इसे को हम कह सकते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। लेकिन सामान्य लाइफ में ऐसा होता नहीं है। प्रकाश के विवर्तन के लिए 10 के पावर माइनस कितना, ये किया 10 के पावर माइनस या 7, 10 के पावर माइनस 7 मीटर का अवरोध होना चाहिए, जो सामान्य जीवन में संभव ही नहीं है। इसी कारण विवर्तन की घटना को हम देख नहीं पाते, परंतु दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह ना बन करके अस्पष्ट धब्बों की तरह बनता है। इस कारण इसका कारण क्या होता है, विवर्तन। क्या होता है, विवर्तन। हम कह सकते हैं कि विवर्तन की घटना, सिंपल से अगर विवर्तन की प्रकाश के विवर्तन की घटना है तो बोलेगा सामान्यता दिखाई नहीं देता। हम कह सकते हैं कहते किसको है, तो जब कहता है कि प्रकाश की किरणें आती है, तब कहता है प्रकाश की किरण आने के बाद वह कहता है कि अगर बीच में कोई अवरोध आ गया तो प्रकाश की किरण मुड़ करके जो आगे बढ़ने की घटना है, इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन, जिसको कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन को कल देखें, है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं।